अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट यानी सबसे पहले अमेरिका की पॉलिसी के साथ दूसरी बार अमेरिका की सदारत का मनसब संभाला था और ओहदा संभालने के पहले दिन ही उन्होंने इंतहाई जारहाना अंदाज में दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे, जिनमें से एक दूसरे मुमालिक से अमेरिका आने वाले शहरियों की जांच पड़ताल मजीद सख्त करने से मुताल्लिक था। और अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के असरात पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाले अफराद पर भी पड़ सकते हैं, मगर ये देखना होगा कि अगर पाबंदी लगती है तो वो किन शहरियों पर किन शराइत के तहत होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आयद नई सफरी पाबंदी के तहत अगले हफ्ते तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। इस मामले से बाखबर 3 ज़राए ने बताया है कि यह फैसला अमेरिकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुमालिक की सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के खतरात के जायजे के बाद किया जा रहा है। इन ज़राए का मजीद कहना है कि दीगर मुमालिक भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो कौन से होंगे। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इस नई सफरी पाबंदी से हजारों अफगान शहरी मुतासिर हो सकते हैं, जिन्हें अमेरिका में पनाह गुज़ीन या स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के तहत आबाद करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ये अफराद तालिबान की इंतकामी कार्रवाइयों के खतरे से दो चार हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साला जंग के दौरान अमेरिका के लिए काम किया था। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी जांच पड़ताल मजीद सख्त कर दी गई ताकि कौमी सलामती के मुमकिन खतरात का पता लगाया जा सके। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मुतअद्दिद काबीना अरकान को हिदायत दी गई कि वो 12 मार्च तक उन मुमालिक की फहरिस्त पेश करें जिनके शहरियों के सफर पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि इन मुमालिक की जांच और स्क्रीनिंग की मालूमात इंतहाई कम हैं। इस हवाले से 3 ज़राए और एक बाखबर शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अफगानिस्तान को मुकम्मल सफरी पाबंदी के लिए तजवीज़ करदा फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, जबकि उन तीनों ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को भी इस फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की जा सकती है। एक जरिए ने निशानदही की कि मुहाजिरीन के तौर पर या खुसूसी वीज़ों पर अमेरिका में आबादकारी के लिए क्लियर होने वाले अफगान शहरियों की पहले ही सख्त स्क्रीनिंग की जाती है। ज़राए ने मजीद बताया है कि स्टेट डिपार्टमेंट का वो दफ्तर जो इन अफगान शहरियों की आबादकारी की निगरानी करता है, वो खुसूसी तारिकीन वतन के वीज़ा होल्डर्स के लिए सफरी पाबंदी से इस्तिस्ना का मुतालबा कर रहा है, लेकिन इसकी इजाज़त ना मिलने का इम्कान है। अमेरिकी हुकूमत के साथ अफगान शहरियों के इनखिला और आबादकारी की कोऑर्डिनेशन करने वाले ग्रुप अफगान इवेक के सरबराह शॉन वेन डाइवर ने अमेरिका का वैलिड वीज़ा रखने वाले अफराद पर जोर दिया है कि वो जितना जल्दी हो सके अमेरिका का सफ़र कर लें। इस हवाले से उन्होंने एक बयान में कहा है कि अगरचे अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत के मुतादिद ज़राए बताते हैं कि एक नई सफरी पाबंदी अगले हफ्ते के अंदर अंदर लागू की जा सकती है और ये पाबंदी अमेरिका मुंतकली का इंतजार करने वाले अफगान वीज़ा होल्डर्स पर नुमाया तौर पर असरअंदाज हो सकती है। इस वक्त तकरीबन 2 लाख अफगान शहरी ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका में दोबारा आबादकारी के लिए मंजूरी दी गई है या जिनके अमेरिकी पनाह गुज़ीन और खुसूसी तारिकीन वतन के वीज़ा की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। ये अफराद 20 जनवरी को ट्रंप के पनाह गुज़ीनों के अमेरिका दाखिले और उनकी परवाज़ों के लिए फ़ंड्स फराहम करने वाले गैर मुल्की इमदाद को 90 दिन के लिए मुंजमद करने के हुक्म के बाद से अफगानिस्तान समेत तकरीबन 90 दीगर मुमालिक में फंसे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 20,000 पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह की अमेरिका हवालगी के बाद अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। शरीफुल्लाह को अमेरिकी अदालत में पेश कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुलजिम ने न सिर्फ अफगानिस्तान और रूस बल्कि ईरान में भी हमलों का एतराफ़ किया है। सदर ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान धमाके की मुतासरा फैमिलीज से एहतसाब का जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। On his first day in office, President Trump's national security team across the federal government prioritized intelligence gathering to locate this evil individual. President Trump's team shared intelligence with regional partners such as Pakistan, who helped identify this monster in the borderland area late last month. Mohammed confessed to his crimes related to Abigate and other attacks in Russia and Iran as well to the Pakistanis. And U.S. law enforcement officers traveled to Pakistan over the weekend where he again confessed his crimes to the FBI. President Trump campaigned on behalf of and grew very close to the Gold Star families. He promised them accountability. And last night, he kept his promise. He spoke to those Gold Star families yesterday ahead of his speech in an incredibly heartwarming call. दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी और इस वक्त जारी दुनिया के 2 अहम तरीन तनाज़ात में अमरीकी किरदार इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जिनमें से एक गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जहाँ 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद से हालात कशीदा हैं। हालांकि ट्रंप की जानिब से दूसरी दफ़ा सदर बनने से चंद दिन पहले गज़ा में 15 माह की शदीद इसराइली जारियत के बाद जंगबंदी भी हो गई है, जिसका ट्रंप मुसलसल क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन
हालात ताहाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं हैं। ऐसे में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। जहां एक तरफ सदर ट्रंप हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं उनके नुमाइंदे बराह रास्त हमास से बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं, जिसकी कोई मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि अमरीकी हुक्काम ने एक तवील अरसे से कायम सिफारती टैबू को तोड़ते हुए हमास के साथ खुफिया मुज़ाकरात किए ताकि गजा में कैद अमरीकी यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर हमास ने ताउन ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की कि अमरीकी यरगमालियों के उमूर के नुमाइंदे एडम बॉलर को हमास से बराह रास्त बातचीत का इख्तियार हासिल है। ये मुज़ाकरात अमरीका की दहाइयों पुरानी पॉलिसी के खिलाफ हैं, जिसके तहत वो ऐसे ग्रुप से बातचीत नहीं करता जिन्हें वो दहशतगर्द तंजीम करार देता है। दो ज़राए जिन्हें इन मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफ किया गया, उनके मुताबिक एडम बोहलर और हमास के अहदेदारों की गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान दोहा में मुलाकात भी हुई है, मगर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हमास की जानिब से मुज़ाकरात में कौन शरीक था। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने यरगमालियों के एक ग्रुप से मुलाकात की जो हाल ही में गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहा किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर हमास को धमकी देते हुए मुतालबा किया कि हमास फौरी तौर पर तमाम यरगमालियों को रिहा करे और मरने वाले यरगमालियों की बाकियात भी वापस करे, वरना उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने मजीद लिखा कि मैं इसराइल को हर वो चीज़ भेज रहा हूँ जिसकी उसे ये काम यानी हमास को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो हमास का एक भी रुकन महफूज नहीं रहेगा। पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि गजा के अवाम के लिए खूबसूरत मुस्तकबिल मुंतज़िर है, लेकिन अगर तुमने यरगमालियों को रोके रखा तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारी मौत है। तो एक समझदार फैसला करो और यरगमालियों को अभी रिहा करो, वरना बाद में संगीन नताइज भुगतना होंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप की हमास को दी गई ये वार्निंग उनके पहले दिए गए संगीन नताइज वाले बयान को दोहरा रही थी, जो उन्होंने 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में वापसी से पहले दिया था। और इस बयान के बाद जनवरी के वस्त में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया था, जिसका क्रेडिट ट्रंप ने ले लिया था। हालांकि उस वक्त सदर बाइडेन अपने ओहदे पर मौजूद थे, लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि अगर हमास ने उनकी बात न मानी तो वो कौन सा मखसूस इकदाम उठाएंगे। गजा में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन मिलिट्री ग्रुप ने ट्रंप के इस बयान की मजम्मत की है, ताहम हमास ने ताहाल इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने तवील अरसे से हमास के साथ बराह रास्त ताल्लुक से गुरेज किया था और 1997 में अमरीकी महकमा खारजा ने हमास को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था। ज़राए में से एक के मुताबिक मुज़ाकरात की इस कोशिश में एडन अलेक्जेंडर की रिहाई की कोशिश भी शामिल है, जो हमास के कब्जे में मौजूद आखिरी जिंदा अमरीकी यरगमाली समझे जा रहे हैं। उन्हें नवंबर 2024 में हमास की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में देखा गया था। इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि ट्रंप सदर बनने के बाद अपने हलीफों और हरीफों के साथ जो कर रहे हैं, यानी धमकियों और जारहाना बयानात और साथ ही मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी बात मनवाना, अब ट्रंप हमास के साथ भी वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की सूरत हाल यूक्रेन जंग के हवाले से भी सामने आ रही है, जिसे ट्रंप मुसलसल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने ही यूरोपीय हलीफों को पसे पुश्त डालकर, उन्हें धमकाकर और अपने इत्तेहादी यूक्रेन की इमदाद बंद करके मुज़ाकरात की मेज़ पर ला रहे हैं। और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। जहां उन्होंने पहले महदूद अंदाज में यूक्रेन की इमदाद बंद की और यूक्रेनी सदर को मुसलसल डिक्टेटर कहा और उन पर जंग शुरू करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। फिर जब यूक्रेनी सदर व्हाइट हाउस आए तो वहां ट्रंप और उनके नायब सदर जेडी वेंस ने उनके साथ सख्त रवैया रखा, उनकी बेइज्जती की, जिसकी वजह से यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से निकलना पड़ गया। इसके फौरन बाद अमरीका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद ही बंद कर दी। फिर यूक्रेनी सदर ने ट्रंप के मुज़ाकरात की बात को कबूल करते हुए उन्हें मुआहदे पर बातचीत के लिए अपनी आमादगी से आगाह करने के लिए खत लिख दिया, जिस पर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की तारीफ भी कर दी। मगर अब अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुअत्तल कर दी है, जो जंग में यूक्रेन के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग मुअत्तल कर दी है, जिससे यूक्रेनी फ़ौज की रूसी अफवाज पर हमले की सलाहियत शदीद मुतासिर हो सकती है। यह फैसला उस वक्त किया गया है जब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद भी रोक दी, जिसकी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान ताल्लुकात में शदीद बिगाड़ बताया जा रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2022 में जंग के आगाज़ से अमेरिका ने यूक्रेन को अहम इंटेलिजेंस फराहम की है, जिसमें वो ज़रूरी मालूमात भी शामिल हैं जो उसकी फ़ौज को हदफ बनाने के लिए दरकार होती हैं। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं था कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग किस हद तक मुअत्तल की है। बुध को अमेरिकी टीवी फॉक्स पर नशर होने वाले एक इंटरव्यू में CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की हिमायत रोकने की तस्दीक की है और कहा कि मेरा ख्याल है कि फौजी और इंटेलिजेंस मुहाज पर जो वक्फा आया है वो ख़त्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि हम यूक्रेन के साथ शाना बशाना काम करेंगे जैसे हमने अब तक किया है, ताकि वहाँ जारी जारियत को पीछे धकेला जा सके, लेकिन साथ ही दुनिया को एक बेहतर मकाम पर लाया जा सके ताकि ये अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें। लेकिन
व्हाइट हाउस से रिपोर्टिंग करने वाले अल जजीरा के नुमाइंदे के मुताबिक इंटेलिजेंस मदद वापस लेने का इकदाम महज एक हथियार है ताकि यूक्रेन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की मअतली पर अहम यूरोपीय ममालिक शदीद तशवीश का शिकार हैं और आज इस हवाले से ब्रसेल्स में यूरोपीय ममालिक का एक इजलास भी हो रहा है, जबकि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि हमें बजट के नए फैसले करने होंगे और साथ ही कुछ अखराजात में इजाफा करना होगा जो नागुज़ीर हो चुके हैं। हमारे एटमी हथियार हमारी हिफाजत करते हैं। हम अपने यूरोपीय शराकतदारों के साथ इस जौहरी सलाहियत के बारे में बातचीत शुरू करना चाहेंगे। हम ज़्यादा खुद मुख्तार होना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को दोबारा मुसल्लह करने में कामयाब हो गए हैं और जारी खतरात और इस सूरत हाल को देखते हुए जो मैंने अभी बयान की है, हमें बजट के नए फैसले करने होंगे और साथ ही कुछ अखराजात में इजाफा करना होगा जो नागुज़ीर हो चुके हैं। मैंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया है ताकि वो सरमायाकारी फराहम करने के लिए जल्द अज जल्द काम करे। ये टैक्सों में इजाफा किए बगैर निजी और सरकारी फंड्स होंगे। इसके लिए हमें इस्लाहात लाना होंगी और फैसले करना होंगे और बहादुर बनना होगा। हमारे एटमी हथियार हमारी हिफाजत करते हैं। ये खुद मुख्तार फ्रांस है जिसने 1964 से यूरोप में अमन और सलामती को बरकरार रखने में हमेशा किरदार अदा किया है। जैसा कि मुस्तकबिल के जर्मन चांसलर ने कहा, हम अपने यूरोपीय शराकतदारों के साथ इस जौहरी सलाहियत के बारे में बातचीत शुरू करना चाहेंगे। फैसला सदर और कमांडर इन चीफ के हाथों में रहेगा। हम ज़्यादा खुद मुख्तार होना चाहते हैं और हमारे पास एक वाज़ेह फ़ौजी मनसूबा भी होना चाहिए, बल्कि इक़्तिसादी मनसूबा भी। तकनीकी और मुआशी आज़ादी भी इतनी ही अहम है, ताहम हमें खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा BBC के मुताबिक मैक्रोन ने अपनी तकरीर में कहा था कि यूक्रेन में यूरोपीय फ़ौजियों की तैनाती अमन मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर गारंटी हो सकती है और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी सीज़फायर के बाद ज़मीन पर यूरोपीय फ़ौजें भिजवाने के ख्वाहां हैं। फ्रांसीसी सदर के इस बयान पर रूस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। BBC के मुताबिक रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉव ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस बयान की मजम्मत की है और कहा है कि फ्रांसीसी सदर ने जो कुछ कहा है इससे ये लगता है कि फ्रांस जंग को मजीद जारी रखने के बारे में सोच रहा है। उन्होंने फ्रांसीसी सदर को पैगाम देते हुए कहा कि निहायत अदब के साथ ये कहा जा सकता है कि इसमें सिफारती तौर पर बहुत सी गलतियां हैं। उन्होंने मैक्रोन के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा कि इसे शायद ही किसी ऐसे हुक्मरान के बयान के तौर पर देखा जा सकता है जो कि अमन के बारे में सोच रहा है। दूसरी जानिब रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने मुल्क के वजीर खारजा सरगेई लारोव के हवाले से लिखा है कि उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन की अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी का मतलब यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग होगा और रूस यूरोपीय ममालिक की अमन फौजों की रूस में मौजूदगी को नेटो की फौजों की तरह ही देखेगा। उन्होंने मैक्रोन की तकरीर को रूस के खिलाफ धमकी करार दिया। इस सारी सूरत हाल में जहां एक तरफ ट्रंप यूक्रेन जंग पर मुसलसल अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के बजाय पुराने हरीफ रूस का साथ देते नजर आ रहे हैं, जिससे यूरोप भर में तशवीश है, वहीं उनकी जानिब से बार्गेनिंग टूल के तौर पर टैरिफ्स के इस्तेमाल पर भी अब सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मंगल को ट्रंप की जानिब से मैक्सिको, कनाडा और चीन से अमेरिका आने वाली मसनूआत पर टैरिफ्स का बाकायदा तौर पर निफाज हो गया था। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाली मसनूआत पर 25%, जबकि चीन से आने वाली मसनूआत पर मजीद 10% इजाफी टैरिफ्स आयद कर दिए थे और इससे पहले ओहदा संभालने के फौरन बाद ट्रंप चीनी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद कर चुके थे, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 10 से 15% तक जवाबी टैरिफ्स लगाए थे। और हालिया टैरिफ्स के निफाज के बाद कनाडा ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जबकि चीन तो अब इस हवाले से सख्त बयानात भी दे रहा है। BBC के मुताबिक चीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हुए ट्रेड टैरिफ्स पर जवाबी टैरिफ्स के बाद अब अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप की जानिब से तमाम चीनी अशिया पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतें ट्रेड वॉर के करीब पहुंच चुकी हैं और ट्रंप के टैरिफ्स के जवाब में चीन ने फौरी तौर पर अमेरिकी ज़रई मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ्स आयद कर दिए थे। कल अमेरिका में चीनी सिफारत खाने ने एक्स पर चीनी हुकूमत की जानिब से सामने आने वाली एक लाइन को रिपोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है, चाहे वो टैरिफ्स की जंग हो, तिजारती जंग हो या किसी भी किस्म की जंग, हम उसके खिलाफ आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सदर बनने के बाद से ये चीन की तरफ से अब तक का सबसे मजबूत रेटरिक है और ये ऐसे वक्त में आया है जब सालाना नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए चीनी लीडर्स बीजिंग में जमा हुए थे। इसके अलावा बुध को चीनी वजीर आजम ली जियांग ने ऐलान किया कि चीन इस साल अपने दिफाई अखराजात में मजीद 7.2% का इजाफा करेगा और उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि दुनिया भर में एक सदी के दौरान नजर न आने वाली तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही हैं। चीनी लीडर्स अपने अवाम को यह पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे एतमाद हैं कि तिजारती जंग के खतरे के बावजूद मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है। चीन माजी में भी इस बात पर जोर देता रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौजी दस्तों पर जोर दिया कि वो जंग की तैयारियों को मजबूत करें, जबकि उन्होंने खुद मुख्तार जजीरे ताइवान के गिर्द फौजी मशकें भी की। ताहम
फौजी तैयारी और हकीकी तौर पर जंग के लिए तैयार होने में एक वाज़ेह फ़र्क है। चीन का 245 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दिफाई बजट है, लेकिन ये अब भी अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी कम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन अपने GDP का सिर्फ 1.6% ही फौज पर खर्च करता है, जो कि अमेरिका या रूस के मुकाबले में बहुत कम है। ताहम तज्ज़ियाकारों का मानना है कि चीन अपने असल दिफाई अखराजात को कम करके पेश करता है। चीन की जानिब से यह बयान सामने आने के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम तैयार हैं, अमन के ख्वाहिशमंदों को जंग की तैयारी भी करनी चाहिए, हम भी तैयार हैं, इसलिए हम अपनी फ़ौज को असर-ए-नौ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, अमन के ख्वाहिशमंदों को जंग की तैयारी भी करनी चाहिए, हम भी तैयार हैं, इसीलिए हम अपनी फ़ौज को असर-ए-नौ तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम डेटरेंस को दोबारा कायम कर रहे हैं। ये सब इसलिए है कि हम एक ख़तरनाक दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले ताकतवर ममालिक मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रंप अमरीकी हलीफ और तिजारती पार्टनर भारत पर भी टैरिफ्स के जरिए दबाव डालना चाह रहे हैं और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इससे भारत में ट्रंप के दोस्त और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की गाड़ियों की कंपनी टेस्ला की लॉन्च में आसानियां होंगी। रॉयटर्स के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि भारत मुजव्वज़ा तिजारती मुआहदे के तहत गाड़ियों की दरामद पर आए टैरिफ्स को ख़त्म करे, लेकिन भारत फौरी तौर पर इन ड्यूटीज़ को सिफर तक कम करने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो मजीद कमी पर गौर ज़रूर कर रहा है। इस मामले पर ब्रीफ किए गए 3 ज़राए से एक ने कहा है कि भारत के सख्त ऑटो टैरिफ्स दो तरफा तिजारती मुआहदे के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में शामिल होंगे, जो अभी शुरू होना बाकी हैं। इससे अमरीकी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी टेस्ला के लिए राह हमवार हो सकती है। भारत में इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स 110% तक है, जिसे टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क ने दुनिया में सबसे ज़्यादा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया है। एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने गुज़िश्ता साल दूसरी बार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में दाखिले के मंसूबे को मौखर कर दिया था। अब एलॉन मस्क को अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत हासिल हो गई है, जिन्होंने बारहा भारत के ज़्यादा टैक्सेस पर एतराज़ किया है। मंगल को कांग्रेस से खिताब के दौरान उन्होंने भारत के 100% से ज़ायद ऑटो टैरिफ्स को तनकीद का निशाना बनाया था और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। पहले सोर्स के मुताबिक अमरीका की दरख्वास्त है कि भारत ज़्यादातर शोबों में सिवाय ज़राअत के टैरिफ्स को सिफर या बिल्कुल मामूली सतह पर ले आए और भारत से ऑटो टैरिफ्स खत्म करने की तवक्को किसी भी दूसरे मामले से ज़्यादा वाज़ेह है। जबकि दूसरे सोर्स के मुताबिक भारत अमेरिका की बात सुन रहा है और उसने अभी तक कोई मुखालफत नहीं की है, ताहम मकामी सनतों से मुशावरत के बाद ही वो टैरिफ्स पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगा। इस सारी सूरत हाल में जहाँ ट्रंप टैरिफ्स को बतौर हथियार और बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इन इक़दामात को खुद अमरीकी मईशत के लिए नुकसानदेह करार दिया जा रहा है। और इसी तरह के एक नुकसान के खदशे पर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाली ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर आयद नए टैरिफ्स को 1 माह के लिए रोक दिया है। CNN के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतजामिया के इक़्तिसादी मंसूबे के एक अहम हिस्से पर एक बड़ी आर्जी रियायत जारी करते हुए मैक्सिको और कनाडा पर ऑटो टैरिफ्स में 1 माह के लिए छूट दी है, क्योंकि अमरीकी कंपनियां कार बनाने के लिए ऑटो पार्ट्स कनाडा और मैक्सिको से दरामद करती हैं। फोर्ड, जनरल मोटर्स और स्टेलेंटिस के साथ बात करने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए रियायत देने पर तैयार हुए कि अमेरिका के 3 बड़े कार बनाने वाले इदारों को माली तौर पर नुकसान न पहुंचे, लेकिन टैरिफ्स बहरहाल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के दरमियान एग्रीमेंट से वाबस्ता कंपनियों की दरख्वास्त पर सदर उन्हें 1 माह के लिए छूट दे रहे हैं ताकि वो किसी मुआशी नुकसान का शिकार ना हो। ट्रंप की जानिब से टैरिफ्स का बतौर हथियार इस्तेमाल और इससे खुद दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका को क्या नुकसान पहुंच सकता है, इस हवाले से अमेरिकी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया का कहना है कि ट्रंप आखिरी हद तक एक प्रोटेक्शनिस्ट हैं। 1980 की दहाई में एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर उनका पहला सियासी बयान एक भरपूर इश्तिहार था, जहां उन्होंने इस बारे में बात की थी कि जापान किस तरह आज़ाद तिजारती निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका को ख़त्म कर रहा है, किस तरह जापान हमें ख़त्म करके दुनिया पर गलबा हासिल करने जा रहा है। ये बात काबिल गौर है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं निकला। दर हकीकत जापानी मईशत 20-25 साल के जमूद में चली गई और अमेरिका ओपन और इनोवेटिव रहकर दर हकीकत आगे बढ़ने में कामयाब रहा। ट्रंप आखिरी हद तक एक प्रोटेक्शनिस्ट हैं। 1980 की दहाई में एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर उनका पहला सियासी बयान एक भरपूर इश्तिहार था जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया था, जहां उन्होंने इस बारे में बात की थी कि जापान किस तरह आजाद तिजारती निजाम का फायदा उठाते हुए अमेरिका को खत्म कर रहा है, किस तरह जापान हमें खत्म करके दुनिया पर गलबा हासिल करने जा रहा है। ये बात काबिल गौर है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं निकला। दर हकीकत जापान 20-25 साल के जमूद में चला गया। अमेरिका ओपन और इनोवेटिव रहकर दर हकीकत आगे बढ़ने में कामयाब रहा। The numbers tell you the story. In 1995, average Japanese citizen was
50% richer than the average American citizen. एदाद शुमार आपको सारी कहानी सुनाते हैं। 1995 में औसत जापानी शहरी औसत अमरीकी शहरी से 50% ज्यादा अमीर था। आज औसत अमरीकी शहरी औसत जापानियों से 100 से 40% तक ज्यादा अमीर है। दूसरे अल्फाज में हमने जापान जैसे ममालिक से बेहतर काम किया है जिन्होंने अपनी मार्केट की हिफाजत की। लेकिन ट्रम्प इस बात पर यकीन करते हैं और आप जानते हैं उसके लिए उन्हें कोई बहाना मिल जाता है। जबकि टैरिफ्स और जानलेवा ड्रग फेंटेनिल की स्मगलिंग के हवाले से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इस हवाले से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ट्रंप से टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू कलरफुल थी, लेकिन उन्होंने खबरदार किया है कि ट्रेड वॉर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक एक कैनेडियन सोर्स ने बताया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप और कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने बुध को तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत की थी, जिसमें फेंटेनिल की स्मगलिंग समेत तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक की टीमें मजीद मुज़ाकरात जारी रखेंगी, ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं दी गई। ज़राए ने मजीद बताया कि इस कॉल में अमेरिकी वजीर तिजारत और नायब सदर भी शामिल थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान करीब आ सकते हैं, इत्तेहाद बना सकते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ तहरीक इंसाफ की अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया से वाबस्ता तवक्कात पूरी नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मामला ठीक नहीं हो रहे हैं, और तीसरी तरफ पीटीआई हर सूरत में मौलाना फजल रहमान को शामिल करके हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहती है, मगर वो अभी तक मौलाना फजल रहमान को राजी नहीं कर पाई है और जेयूआई के खदशात दूर नहीं किए गए हैं। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। इस सिलसिले में उमर अयूब, असद कैसर, जुनैद अकबर, आजम सवाती, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मलिक अहमद बुच्छर अडियाला जेल पहुंचे थे, मगर उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। पीटीआई इस पर शदीद तनकीद कर रही है, मगर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार की खबर के मुताबिक जेल ज़राए का मौक़िफ़ है कि मुलाकात के लिए पीटीआई के रहनुमाओं की कोई फहरिस्त ही नहीं फराहम की गई थी और पीटीआई की जानिब से जेल हुक्काम से किसी ने कोई राब्ता भी नहीं किया था। ताहम परसों पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा की दीगर वकला के साथ इमरान खान से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा था कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन अलायंस के हवाले से बातचीत के बारे में हिदायत दे दी हैं। फिर कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की हिदायत आवाम तक पहुंचाते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की जंग हो रही है। अगर इसमें जेयूआई समेत कोई भी हमारा साथ देगा तो हम पर एहसान नहीं करेगा, ये उनका फ़र्ज़ है। हम किसी से इल्तिजा या गुजारिश नहीं कर रहे हैं। कल बात हुई बिल्कुल मेरी इमरान खान साहब से अलायंस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, जिसको मैं शराफत कहता हूँ, उसकी जंग हो रही है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो इस जंग में हमारा साथ देगा। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि वो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा जेयूआई हो या कोई और हो। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से जंग और द न्यूज़ में द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी किए जाने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जारहाना बयानात पर मायूस नजर आते हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि जारहाना ट्वीट और कुछ दीगर मुतनाज़ मवाद का तबादला किया गया है। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक धचके से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशां है तो दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है और आर्मी चीफ पर जाती हमले कर रही है। ट्वीट पर रद्द अमल ने मुबैना तौर पर पीटीआई के उन रहनुमाओं को परेशान कर दिया है जो जेल में कैद इमरान खान की रजामंदी से अब भी गैर रस्मी बातचीत के जरिए मुफाहमत के लिए इसरार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान इस ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह हैं। अली गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान बैक चैनल बातचीत में मसरूफ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर उन ताकतों के साथ राब्ता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं। ताहम पार्टी में यह एहसास तक़वियत हासिल कर रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए बातचीत के लिए कोशिशें करने का दोहरा मयार कारगर साबित नहीं होगा। खबर के मुताबिक इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीटीआई के कई रहनुमा तसादुम की इस हिकमत अमली से मुत्तफिक नहीं है, ताहम इस हिकमत अमली में तब्दीली लाने के मामले में वो बेबस नजर आते हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर पार्टी के सीनियर रहनुमा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि हम उन लोगों पर मुसलसल तनकीद करते हुए उन्हीं से किसी रिलीफ की उम्मीद नहीं रख सकते। जबकि आज अडियाला जेल के बाहर बैकडोर राब्तों के हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार के सवाल का जवाब देते हुए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। मुझे इस बात पर शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं और उन्हें समझाने की कोशिश करूं। राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। तो
ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर नज़रसानी करें। आईन और कानून ने जो आपको हुदूद मुतय्यन की उसमें रहे। सबके अलावा तहरीक इंसाफ जेयूआई को अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनाने की कोशिशें कर रही है, मगर जेयूआई पहले अपने खदशात दूर करने का मुतालबा कर रही है। बात करेंगे जेयूआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा हमारे साथ। मुझे कामरान मुर्जा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी बातें और तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में बताए थे। अब इमरान खान से आपसे मुलाकात के बाद सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं कि जो हमारे साथ खड़ा होगा वो हम पर कोई एहसान नहीं करेगा, आपका फ़र्ज़ है, तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप साथ ना खड़े हुए। यही इमरान खान का पैगाम है। हम किसी से कोई इल्तिजा नहीं कर रहे, हम किसी से कोई गुजारिश नहीं कर रहे। उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये याद दिलाया कि तारीख़ जो है ना वो माफ़ नहीं करती है ऐसे लोगों को जो जमहूरियत के लिए खड़े नहीं होते। मगर इसके लिए फिर कुछ थोड़े से साल पहले जाना पड़ेगा जब कुछ और दोस्त जो है ना जमहूरियत की बजाय किसी और के साथ खड़े थे। मगर स्टिल मैं याद दहानी नहीं कराता, ना उनका नाम लेता हूँ। बेहतर ये है कि मौलाना साहब आ जाएं, 8 को पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दरमियान में एक दफ़ा जो है वो रब्ता करने की, डायरेक्ट रब्ता नहीं किया मगर इनडायरेक्ट जो है ना वो पीटीआई के दोस्तों में से इनडायरेक्ट रब्ता किया। और परसों गुजर गया है, उन्होंने कहा कि जी परसों था या कल था कि उसमें कल मेरा ख्याल, हाँ कल, तो कि कल मीटिंग कर लेते हैं। तो मेरे से डायरेक्ट बात नहीं की, मगर मेरा कोयटा जाने का प्रोग्राम था। मैंने दिन के टाइम तजवीज़ किया, वो इफ्तार के बाद का टाइम तजवीज़ कर रहे थे तो वो नहीं हो पाया। तो मीनवाइल मौलाना साहब भी आ जाएंगे तो बेहतर ये है कि मौलाना की मौजूदगी में ये सारी बातें हो जाएं। मगर जिस तरह से मैं सलमान अकबर राजा साहब को सुन रहा था तो मेरा ख्याल है कि ये तो साथ चलने वाली या साथ चलाने वाली दोस्तों की बातें नहीं होती। बहरहाल उनका अपना एक स्टाइल है, वो जिस तरह से मुनासिब समझे जमहूरियत के लिए, वो यकीनन उनकी खिदमत ज़्यादा होंगी हमसे, तो जिस तरह से मुनासिब समझे वो लोगों को याद दहानियाँ करवाएं उसमें। वैसे वो ये कह रहे हैं ये जमहूरियत के लिए जंग है, बुनियादी हुकूक की जंग है, तो इसमें हम मिन्नत क्यों करें? फ़र्ज़ है आपका, वो आपको आपका फ़र्ज़ याद दिला रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ है कि आप उनका साथ दें। देखिए, मुमकिन है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हों, हम और ये भी मुमकिन है कि हम अपना फ़र्ज़ जो है वो बेहतर अंदाज में पूरा कर रहे हों। हम अलग से पार्टी हैं, हम अपने मंशूर के मुताबिक आगे बढ़ रहे हों, हम अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हों। हम कहीं पे भी जो ना हमारी ये ख्वाहिश ना हो कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलें और हम उनके बगैर आगे बढ़ने का मामला सोच रहे हों। हम कोई ऐसी ना अपनी बारगेनिंग पोजीशन जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं, ना किसी और की बारगेनिंग पोजीशन में इजाफा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में दस्तूर की हुक्मरानी हो। हम चाहते हैं कि पार्टीज़ के दरमियान ऐसा जो है मुआहिदा हो जाए कि हम जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी हदूद में चली जाए और लोग, पार्टियां खुद जो है फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए राजी हो जाएं और उसमें किसी का हाथ ना थामने का अहद कर लें। साहब, ये आपको क्या ये शक है, क्योंकि पीटीआई ये भी मानती है कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी तरीके से राब्ते इस्तवार करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये बात वो छुपा नहीं रहे, आपको क्या ये शक है कि आप इनके साथ मिलेंगे और इनकी बार्गेनिंग पोजीशन बड़ी हो जाएगी और ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर लेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो ना वो मैंने इनके सामने रखी थी और वो उसका आज तक फिर जवाब नहीं आया, ना फिर बराह रास्त मेरे साथ किसी ने रब्ता किया उसके जवाब के लिए। हाँ, इनडायरेक्ट रब्ता हुआ और किसी और दोस्त को कहा गया कि आप यानी मुझको कन्वे करें और इस मीटिंग के लिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो अब उनके जहन में क्या है, मगर हम क्लैरिटीज चाहते हैं। हमने अपने वर्कर को जवाब देना है। हमारा वर्कर जो है वो किसी हीरोशिप का कायल नहीं है, वो हमसे जो है जवाब मांगता है, वो हमसे हिसाब लेता है। मौलाना साहब को भी अपने वर्कर को जवाब देना होता है। तो जब वर्कर को जवाब देना होता है तो फिर हमारे लिए मजबूरियां ज़्यादा हैं, हमारे लिए इतनी आसानी नहीं है कि हम अदारों के बगैर अपने फैसले कर सकें। और इस बात का अभी तक इम्कान है कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप लोग सड़कों पर हों, एहतजाज कर रहे हों, एक अलायंस बन जाए, या इम्कान कम है? देखिए, सड़कों पे कई इसकी कई आपने इस एक सवाल में कई सवाल छुपे हुए हैं। पहली बात यह है कि अलायंस बन जाए। दूसरी बात यह है कि अलायंस के लिए अगर आप
पहले से सड़कों की बात करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि ये अलायंस के लिए डिक्टेशन हो गई। वो अलायंस अगर बन जाता है, उसकी एक लीडरशिप होगी, उसका एक नज़म होगा, उस नज़म ने फिर क्या फैसले करने हैं। अगर हमको कोई फैसला करके बता दे कि आपने ये करना है और अलायंस बन गया तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगी, उस तरह से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। अलायंस बन जाए, अलायंस की एक लीडरशिप हो, उसका एक नज़म हो, उसमें बैठ के फैसले हों, मगर उससे पहले रिजर्वेशंस ठीक हों, दुरुस्त हों। बाकी हमको अपने फ़राइज़ का एहसास है, हम अपने फ़राइज़ जो है वो मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से अंजाम देंगे और उसके लिए हम कौम को भी जवाब दें और तारीफ को भी। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आज सेनेट में पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास भप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि आज सुबह 8 बजे मुल्तान में सेनेटर ओन अब्बास भप्पी के घर पर पुलिस और नामालूम अफराद ने धावा बोला और ओन अब्बास भप्पी पर तशद्दुद करने और घर की अशिया को तोड़फोड़ करने के बाद उन्हें अगवा कर लिया गया। आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सरबराही में सेनेट के इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर शिबली फराज को माइक दिया गया तो उन्होंने कहा कि आज सुबह ऐवान के रुकन सेनेटर ओन अब्बास भप्पी को उठा लिया गया है। तो इस पर वजीर कानून आजम रज़ीद तारड़ ने जवाब दिया कि सेनेटर ओन अब्बास भप्पी गैर कानूनी शिकार के मुकदमे में बहावलपुर थाने में गिरफ्तार हैं। इसके बाद पीटीआई अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस ऐवान का मजीद एक मेंबर उसको उठा लिया गया है जिसका नाम सेनेटर ओन भप्पी है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। तो एक सेक्रेटरीट बताया कि उनको इन्फॉर्म किया गया था कि उनको पिक किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस ऐवान का मेंबर होना एक फॉर्मेलिटी है और इसकी तो कोई ना इज्जत है ना कोई तौकीर है। लॉ मिनिस्टर साहब हैं, वो हमें बताएं कि इसकी क्या प्रोग्रेस है। मैंने मुल्तान से चेक किया तो मुल्तान पुलिस जो है उनके इल्म में ये वाक़या नहीं था। बहावलपुर पुलिस की एंट्री थी। PS दरावड़ का मुकदमा है जी। उनके कोई वाइल्ड लाइफ रिलेटेड FIR थी जिसमें वो मतलूब थे गैर कानूनी शिकार की। सर ज़ाब्ते के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी है तो उसके प्रोसीजर्स हैं। मेरा पहला कंसर्न ये था कि कहीं कोई इलीगल डिटेंशन तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली थाने की तफसील उन्होंने दी है। मैंने उन्हें कहा कि मुझसे FIR की कॉपी भी शेयर की जाए और मुझे बाकी डिटेल्स भी दी जाए। डिसीजंस अभी चाहिए। हम इस वक्त वॉकआउट कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट। अहम बात यह भी है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने 13 जनवरी को पीटीआई के कोट लखपत जेल में कैद सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे, मगर जब उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया गया तो इसके बाद से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इजलास की सदारत नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस का तबादला मुसलसल तनाज़ात का सबब बना हुआ है। इन तबादलों से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक ख़त के जरिए तबादले की खबरों पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन इस खत के अगले ही दिन लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। फिर जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद सबसे ऊपर रखा गया। सीनियरिटी लिस्ट को भी 5 जजेस ने चीफ जस्टिस को एक रिप्रेजेंटेशन भेजकर चैलेंज किया, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हो गई और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया, जिसके खिलाफ 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी। और अब इस हवाले से एक और संगीन तनाज़ा सामने आ गया है और यह मामला किसी और की तरफ से नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती शख्सियत की तरफ से उठाया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने साइलिन की शिकायत पर इंक्वायरी के लिए खत लिखा है और यह खत जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की जानिब से साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत सामने आई हैं, जिसके बाद यह खत लिखा गया है और जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर लिखे गए इस खत की नकूल तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भी इरसाल कर दी गई है। खबर के मुताबिक खत में लिखा है कि मेरे इल्म में लाया गया है कि कोर्ट साफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। साइलिन से रकम लेने वाले स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट्स दुरुस्त हों तो मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालती मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के ज़मरे में आता है। इस तरह रकम लेना इंसाफ की फराहमी के बदले रकम लेने के मुतरादिफ है। इस प्रैक्टिस को कार्रवाई करके ख़त्म नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर ख़राब होगा। जैसे बाबर सत्तार की हिदायत पर लिखा गया खत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के दफ्तर को मौसूल हो गया है और कायम मकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई से। उवैस, बहुत शुक्रिया। उवैस, ज़ाहिर ये खत तो ये वाज़ेह कर रहा है या इशारा दे रहा है कि जो नया स्टाफ है वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस है। क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला होकर आए हैं जजेस, उनके साथ स्टाफ भी तबादला होकर यहाँ पर आया है और उस स्टाफ के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पहले से जाहिर किए जा रहे थे, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं उसके कल्चर से। और एक आम तासुर ये पाया जाता है कि जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर अगर आपने फैसले की नकल निकलवानी हो, अगर कोई केस जो है फिक्स करवाना हो, या इसके अलावा अगर कोई बेल मैटर में रिलीफ मिले किसी भी एक्यूज्ड को, तो फिर जैसे ही जो पटिशनर है या उसकी तरफ से जो बंदा पेश होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है रिलीफ लेने के बाद, तो फिर बख्शिश के नाम पर उनसे पैसों का तकाजा किया जाता है। तो ये जो सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल नई है। इससे पहले इस तरह का कोई भी कल्चर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने नहीं देखा। हालांकि मातहत अदलिया में जो इस्लामाबाद की है इस तरह की शिकायत बहुत सामने आई हैं और उस पर वक्तन फवक्तन एक्शन भी होता रहता है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये सूरत हाल पैदा हुई है इस पर जस्टिस बाबर सत्तार हरकत में आए हैं और उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको हिदायत की कि वो इस मुतालिक खत लिखें रजिस्ट्रार को कि वो तहकीकात कराएं और अगर जो स्टाफ तबादला होकर यहाँ आया है वो मुलविस है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाए। इस हवाले से जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनसे हमारा राब्ता हुआ, आज उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने तस्दीक की कि इस हवाले से जो खत लिखा गया है जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी की जानिब से उसकी कापी उन्हें भी मौसूल हुई है और जाहिर सी बात है ये जो खत है ये रजिस्ट्रार को लिखा गया है और जिसकी कॉपीज तमाम जजेस और उनके सेक्रेटरीज को भिजवा दी गई हैं। तो अब रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर क्या एक्शन लेगा, उनका भी आज मौक़िफ़ लेने की कोशिश की लेकिन वो अदालती वक्त खत्म होने के बायस दस्तयाब नहीं थे, जबकि जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं उनसे हमने जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से कल कोई जो सूरत हाल है वो मीडिया को इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि इस पे क्या पेश रफ्त है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस हवाले से तो एक सर्कुलर पहले से जारी है कि किसी से अदालती जो अहाता है उसमें पैसे नहीं मांगे जा सकते या लिए जा सकते। तो ये तो देखेंगे अब के रजिस्ट्रार इस पर क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जिसका इशारा किया है जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने, जो जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उन्होंने ये खत लिखा है। और ये जो इशारा किया जा रहा है ये खालिस्तन उन लोगों पर किया जा रहा है जो 3 जजेस आए हैं दीगर हाई कोर्ट से और उनके साथ स्टाफ आया है, ये उनके बारे में है। इस हवाले से जो पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टाफ मौजूद है या जो जजेस काम कर रहे थे उनके साथ जो अमला है उनकी इस तरह की शिकायत नहीं थी। तो इस खत में भी ये वाजे किया गया है कि जो तबादला होकर स्टाफ आया है उनकी जानिब से इस तरह के पैसों का तकाजा किए जाने का जो मामला है वो सामने आ रहा है और जो साइलीन हैं या वकला हैं उनसे तकाजा किया जाता है कि वो पैसे दें। और ये लिखा गया है इस खत में कि जो कोर्ट रूम्स और उसके बाहर कॉरिडोर्स की फुटेजेस हैं वो 2 हफ्ते की देखकर ये मामला बिल्कुल सुलझाया जा सकता है, इंक्वायरी की जा सकती है। तो अब देखना यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर क्या कार्रवाई करता है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।